अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो ए सेलुलर लाइफ पर है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। अच्छा जी, ये वन शॉर्ट लेक्चर है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। ए सेलुलर लाइफ भी कह सकते हैं या फिर हम इसको बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको वैरायटी ऑफ लाइफ का भी नाम देते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से हैं। इस बार सिंध से पढ़ा रही हूँ, तो इस वजह से मैं ए सेलुलर लाइफ जो कि हमारी बुक में नाम गिवन है वहीं से जो है हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल मेडिको बाय हनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे जल्द अज जल्द जो है वो 300 सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, आप सबका टारगेट है उसको कंप्लीट करना, 300 तक पहुँचाना। अच्छा जी, तो हम लोग बगैर लेट किए ए सेलुलर लाइफ को स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको भी 45 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म करवा दूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हुए। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हम लोग पढ़ें। बस आपको पता है वायरसेस क्या होते हैं, कि वो असल में लाइफ ओरिजिनेट होते हैं अर्थ पे, और हमारे पास इसके बारे में लिखा है कि उनके अंदर डीएनए प्रोटीन वगैरह होती है जो बाकी में इवॉल्व हो जाती है सेलुलर लाइफ के थ्रू। बाकी हमारे पास कुछ लिखा है कि कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो कि हमारे पास थ्रेट होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, यानी कि नुकसानदेह होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, और बहुत सारी कंट्रीज़ में इकोनॉमिकली भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, यानी कि माशी तौर पर। फिर उसके बाद हमारे पास वायरस है जैसे कि स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज करते हैं मिलियंस ऑफ डेथ्स, बहुत सारे डेथ्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो मौत कौन कॉज कर रहा होता है हमारे पास, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। और अगर हम रिसेंट बात करें तो हमारे पास जो 2019 से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कोरोना वायरस आया था उसने तकरीबन मिलियंस ऑफ डेथ की थी। मैसिव डिक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन थी, जो हमारे पास इकोनॉमिक्स थी सिटीज़ की, कंट्रीज़ की, वो सब बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अच्छा जी, फिर वो ऑफ डिफरेंट गुड्स बाय द ईयर 2022। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह को भी डैमेज आया था, लाइफ स्टॉक को भी, और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस भी उसकी वजह से जो है वो डैमेज हुई थी। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं वायरस ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। द क्वेश्चन इज़ कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। हमेशा से ये क्वेश्चन एक चलता आ रहा है, और कुछ आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग होती हैं, यानी कि अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो हमें लगता है कि वायरस लिविंग है, और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिन्हें हम देखें तो लगता है वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, दो हमारे पास चीज़ें। पहले हम लिविंग को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसको जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक तो वायरसेस रेप्लिकेट हो सकते हैं, यानी कि अपने ही जैसे और वायरसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये खासियत किस में होती है, खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना। नॉन लिविंग तो जैसे ही पेंसिल है, नॉन लिविंग है कि अपने आप को क्या जो है वो अपने जैसे कुछ और रेप्लिकेशन कर सकती है अपने आप की, अपने जैसे और बना सकती है, नहीं बना सकती ना, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन वायरसेस अपने जैसे और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग द होस्ट सेलुलर कंटेंट, यानी कि ये अगर एक होस्ट है और इस होस्ट के अंदर वायरस है, ये उसका होस्ट, और होस्ट के अंदर जो है वो वायरस मौजूद है, तो ये जो वायरस है ये अपने होस्ट के कंटेंट को नुकसान पहुंचाते हुए, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपने आप को जो है वो बढ़ा देता है। अच्छा, 2 साइकिल्स होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक में नुकसान पहुंचा रहा होता है और एक में नहीं पहुंचा रहा होता है, वो भी हम आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। वायरसेस के पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो उनके जीनोम में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी कि दोनों नहीं हो सकते एट अ टाइम। अगर हम वायरसेस के जीनोम की बात करेंगे तो या तो उसमें डीएनए या फिर उसमें आरएनए में। अच्छा जी, फिर बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ वायरसेस के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं एज एन होस्ट सेल एंजाइम। ठीक है, किस तरह की हेल्प करती हैं? एज द एंजाइम इन होस्ट सेल। और इसी तरीके से वायरस जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, जेनेटिकली भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, यानी कि अगर जीन के थ्रू कोई वायरस चलता आ रहा है तो वो जीन के थ्रू भी जो है वो इंटरेक्ट हो सकता है किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में, या फिर वो फिजियोलॉजिकली भी, यानी कि जैसे कोरोना वायरस फिजियोलॉजिकली भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के। अच्छा, वायरसेस होते कौन है? वायरसेस होते हैं इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट से क्या मुराद है? इससे मुराद है सेल को नुकसान देकर न्यूट्रिशन हासिल करने वाला। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वायरसेस जो होते हैं
जो उनका होस्ट सेल होता है वो उसको नुकसान देते हैं, और उनको नुकसान देने से उन वायरसेस को फ़ायदा होता है। जब वायरसेस होस्ट सेल को नुकसान देते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, उनको न्यूट्रिशन हासिल होती है उससे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है होस्ट को नुकसान देने वाला। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब लाजमी नुकसान देने वाला। इंट्रासेल्यूलर, अंदर, सेल के अंदर लाजमी नुकसान देने वाला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो वायरसेस की है। ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं? इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सेल को नुकसान देकर न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो वो वायरसेस को हार्म कर सकती है, वायरसेस वगैरह को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरीके से वायरसेस को भी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जी ये प्रोटीन सी, न्यूक्लिक एसिड होना, डीएनए होना, आरएनए होना, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकना और इस तरीके से होस्ट को नुकसान पहुंचा सकना, ये सब क्या है? हमारे पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी? वायरसेस की। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ में वायरसेस की क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है कि वो इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जो हमारे पास सराउंडिंग है, वायरसेस के जो हमारे पास आसपास सराउंडिंग है वो सही नहीं है उसके लिए, वायरस के लिए, कि मतलब उसमें वायरस को हार्म हो सकता है किसी भी वजह से, या फिर कोई और भी वजह है, तो वायरसेस क्या करते हैं? वो अपने आप को ना कुछ देर के लिए इनएक्टिव कर लेते हैं और फिर वो वापस से एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं। तो अब एक जानदार तो अपने आप को एक इनएक्टिव नहीं कर सकता ना खुद से, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन लिविंग की। इसी तरीके से इनके अंदर सेलुलर ऑर्गन्स होते ही नहीं है, कोई भी सेलुलर ऑर्गन नहीं होता वायरस के अंदर, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग की है। इसी तरीके से इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, ये भी किसकी? हमारे पास नॉन लिविंग की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं या स्टोर हो सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई एक एग्जांपल दे दें वायरसेस के अलावा जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो और वो क्रिस्टलाइज हो सके और वो स्टोर हो सके। तो ये सारी खसूसियत वायरस के अंदर मौजूद है। वो एज ए नॉन लिविंग भी बिहेव करे, वो एज अ लिविंग भी जो है वो हमारे पास बिहेव कर रहा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, ना तो वो रेस्पिरेशन करते हैं, ना वो सांस लेते हैं, ना वो एक्सक्रीशन करते हैं, और ना ही वो अपनी मूवमेंट करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इस तरीके से रेस्पिरेशन बोलते हैं सांस लेने को, और मूवमेंट, हिलना जुलना, कुछ भी वायरसेस नहीं करते हैं। इसी तरीके से वो जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो इनएक्टिव रह सकते हैं। और दूसरा एक और बात कि अगर तो वो होस्ट सेल से बाहर है ना, आउटसाइड द सेल है, होस्ट सेल से आउटसाइड है, तो वो अपने आप को एज अ नॉन रिएक्टिव पार्टिकल रखेंगे, यानी वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर तो वो होस्ट सेल से बाहर होंगे, और होस्ट सेल के अंदर होंगे तो होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा के और ख़ुद अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। तो ये तो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लीजिए वायरसेस की, और वायरसेस में नॉन लिविंग और लिविंग की प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं वायरस को डिस्कवर किसने किया और वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी तरफ जो है ना वो अब हम आते हैं। अच्छा जी, तो वायरसेस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पॉइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइजन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेमी लिक्विड भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में एमडीकेट में जब भी आता है तो वो हमारे पास ऑप्शन पॉइजन का आता है। ठीक है, याद ये रखिएगा, लेकिन सेमी लिक्विड भी याद रखिएगा। अच्छा जी, इसको हमारे पास यहाँ पर न्यू बुक में बहुत सारी बच्चों गलतियाँ हुई नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोग जो है इंशाल्लाह ताला मेरे लेक्चर्स देखते रहेंगे तो मैं सारी गलतियों को पॉइंट आउट करती रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईयर लिखा है 1984, जबकि ये ईयर है 1884। आई एम रिपीटिंग 1884। ठीक है, 1884 को लुइस पैस्चर जो थे उन्होंने एक हमारे पास ना एक फ़िल्टर, जिसे हम कहते हैं कि फ़िल्टर इन्वेंट किया। उन्होंने फ़िल्टर इन्वेंट किया कि हम इसमें से जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शायद देख सकें या फिर वायरसेस को शायद देख सकें। अच्छा जी, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? चार्ल्स चैम्बरलिन और लुइस पैस्चर, ये दोनों हमारे पास साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने नाम क्या रखा हमारे पास? उन्होंने नाम उसका रखा चैम्बरलिन पैस्चर फ़िल्टर, यानी कि चार्ल्स चैम्बरलिन जिसे चैम्बरलिन ने बनाया था, और पैस्चर। ठीक है, उन दोनों के आखिरी वाले लफ्ज़ से यानी कि सर नेम से उन्होंने उस फिल्टर का नाम रखा, लेकिन उसको हम लोग पोर्सिलिन वाटर फिल्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम रिमूव कर सकते हैं बैक्टीरिया जो कि हमारे पास छोटे होंगे 0.2 तक, लाइक या तो 0.2 होंगे या फिर 0.2 से बड़े होंगे, तो उन बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने उस कोई लिक्विड लिया और उसको जो है वो चैम्बरलिन फ़िल्टर से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उनको पता चला कि जी हम इसमें से जो बैक्टीरिया है वो 0.2 माइक्रोमीटर से या तो बड़े होंगे या फिर 0.2 माइक्रोमीटर तक होंगे, तो हम उनको जो है वो ईज़िली उन बैक्टीरिया को निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है,
अच्छा, फिर चैम्बरलेन फ़िल्टर को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? सबसे पहले जिसने इस्तेमाल किया वो है लेवेंस्को। ठीक है, डिमिट्री इतना याद रखने का नहीं है, लेवेंस्को याद रखिएगा। ये दोनों मतलब एक ही नाम है, लेकिन लेवेंस्को ज़्यादातर ऑप्शंस में आता है। अच्छा, इन्होंने 1884 में ये बना, उसके बाद 1892 में इन्होंने पहली बार इसको जो है वो यूज़ किया। अब यूज़ किसके लिए किया? जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, टोबैको प्लांट, TMV, टोबैको मस्कुलर प्लांट जो हमारे पास होता है ना, बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा जी, तो वो प्लांट जो है इसने उसमें से इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लीफ को एक्सट्रैक्ट करवाया, और फिर उन्होंने उस लीफ को एक्सट्रैक्ट करवाया। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो गया, कॉज द डिजीज इन प्लांट, और उस वो बैक्टीरिया तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी जो प्लांट था वो उसकी डेथ हो गई, वो प्लांट मर गया। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, या ऐसे कोई वायरस भी होते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि 0.2 से भी छोटी है, 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटी है। ये बात सामने आई ना कि देखो भाई, उन्होंने कहा बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर से जितने भी बड़े हैं या इसके इक्वल है, वो सब मर जाएंगे, वो सब उसमें से निकल जाएंगे। उन्होंने जब टोबैको में से एक प्लांट को उसके अंदर डाला, तो उन्होंने क्या देखा कि तब भी वो प्लांट मर गया। वो प्लांट क्यों मरा? इसका मतलब कि 0.2 से भी कुछ छोटे चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, जिसको लेटर ऑन नाम दिया गया वायरसेस का। ठीक है, अच्छा, तो यही वहाँ पे हमारे पास सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि वायरसेस की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये मेयर है, फिर ये हमारे पास आ गया चार्ल्स चैम्बरलेन, इस तरीके का वो दिखता था। अगर आप लोग के पास बुक हो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवेंस्को जिन्होंने उसको पहली बार जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी इसके बारे में कि जो हमारे पास TMD है वो उसके अंदर कोई ऐसे छोटे छोटे पैथोजेनिक एजेंट मौजूद हैं जो कि फ़िल्टर होने के बाद भी फ़िल्टर नहीं हो रहे, जिनको वायरसेस का नाम दिया गया था। किस में दिया गया था? कौन से सन में? 1899 में। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आते हैं वायरसेस के ऊपर। वायरसेस की बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट। कुछ वायरसेस एनवेलप्ड होते हैं, कुछ वायरसेस नॉन एनवेलप्ड होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास उसके बाद आ रहे हैं कि अगर हम लोग एनवेलप्ड वायरसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास कोविड-19, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ईबोला वायरस, ये सब आ रहा है। और अगर हम नॉन एनवेलप्ड की बात करें तो नॉन एनवेलप्ड में हमारे पास आते हैं राइनो वायरस और पोलियो वायरस। ठीक है, टोबैको मोसेक वायरस भी आता है। अच्छा, अब हम लोग पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, वायरसेस के स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिर हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में आएंगे। वायरसेस के अंदर ना सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं हमारे पास वायरसेस के अंदर? एक तो हमारे पास होता है आउटर कोर और एक हमारे पास होता है इनर कोर। दो हमारे पास जो है ना वो चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पहले आउटर कोर की बात करेंगे, फिर हम उसके अंदर की बात करेंगे कि इनर कोर में क्या होता है। अच्छा, वैसे मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। आउटर कोर हमारे पास जो यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे कैप्सिड दिखाया हुआ है ना, ये हमारे पास आउटर कोर है, और जो इसके अंदर का मटेरियल है वो इनर कोर होता है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आउटर कवरिंग जो होती है वायरसेस की, उसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं, और वो जो है वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको हम कैप्सोमर्स का नाम देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे यूनिट ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, वो प्रोटीन के यूनिट मिलकर कैप्सोमर बनाते हैं, और बहुत सारे कैप्सोमर मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हम लोगों के पास बात आ रही है कि बहुत सारे पर्टिकुलर काइंड के वायरसेस होते हैं, अलग अलग कैप्सोमर्स के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है वायरसेस की। अगर किसी का कैप्सिड आइसोहेड्रल है या फिर हेलिकल हो सकता है, या फिर आइसोहेड्रल कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन 20 ट्रायंगल और ईदर फॉर द पॉलीहाइड्रन or spherical structure, whereas in helical triangle to form either polyhedron or spherical structure, wherein helical structure capsomers are arranged in hollow coil, give rod shape to viruses। यानी कि डिफरेंट हमारे पास शेप्स यहाँ की बात की जा रही है कि कैप्सिड जो है वो आइसोहेड्रल भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है। अगर तो आइसोहेड्रल होगा तो कैप्सोमर 20 ट्रायंगल की तरह जो है ना वो हमारे पास अटैच हुए में होंगे, जिसको हम पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जी, हमारे पास उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि इन सम वायरसेस अदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट व्हिच कवर द कैप्सिड। दिस लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड एनवेलप व्हिच इज प्रोवाइडेड टू ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँ कि समझें कि ये हमारे पास जो है ना वो एक
फॉर एग्जांपल यही समझ रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एक कैप्सिड है, ठीक है, जो कि कैप्सोमर से बना हुआ है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। अब उस कैप्सिड के ऊपर भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एनवेलप का नाम देते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हर किसी में पाया जाए, कुछ वायरसेस में एनवेलप्स होते हैं, कुछ नॉन एनवेलप्ड होते हैं, ठीक है। अब वो एनवेलप बनता किससे है? लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है, इन दो चीज़ों से बना होता है। और उसके ऊपर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स कहते हैं जो कांटे नुमा चीज़ निकली हुई होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर से रिपीट करी हूँ ताकि अगर MCQs MDCAT में इस हवाले से आए तो आप उसको क्लियर कर सकें। जो हमारे पास एनवेलप्ड होता है वायरसेस का वो बना होता है लाइपोप्रोटीन से, और जो हमारे पास उसके स्पाइक्स होते हैं जिसमें से निकले हुए होते हैं वो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास जो है अब इनर कोर की तरफ आ जाते हैं। इनर कोर में हमारे पास लिखा है द इनर साइड ऑफ कैप्सिड। अब वो जो कैप्सिड हमने जिसको पढ़ लिया जो कि कैप्सोमर से बन रहा है, उसकी आउटर मोस्ट साइड एनवेलप है जो कि कभी किसी वायरस में मौजूद है और किसी वायरस में मौजूद नहीं है। अब हम उसके अंदर का हवाला पढ़ रहे हैं। अंदर लिखा है कि कैप्सिड कंटेन अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड जीनोम। उसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम जीनोम का नाम देते हैं। वो जो कैप्सिड हमने पढ़ा उसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम जीनोम का नाम देते हैं। जीनोम इज जनरली कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग। जीनोम असल में चीज़ क्या है? जीनोम का मतलब है किसी भी जानदार का जेनेटिक मटेरियल। एंड व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज DNA और RNA। तो इसी तरीके से हर वायरस के अंदर उसकी कैप्सिड के अंदर उसका जीनोम होता है। जीनोम मतलब या तो उसके अंदर DNA होगा या तो उसके अंदर RNA होगा, और मे बी पॉसिबल सिंगल स्ट्रैंडेड हो या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो। DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है, जिसको हम आगे जाकर इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं समटाइम प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इट विच वर्क एज एंजाइम एंड फैसिलिटेट वायरस ड्यूरिंग इट्स एक्शन इन होस्ट सेल। कुछ टाइम में कुछ जगहों पर कुछ वायरसेस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, और वो प्रोटीन क्या काम करती हैं? एज एंजाइम काम करती हैं, और वो फैसिलिटेट करती हैं वायरस को होस्ट सेल के अंदर जो है वो काम करने में। अच्छा जी, अब तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट क्या है? जिसके अंदर वायरस रहता है, ठीक है, उसके जो है ना हम लोग जो है ना उसके बेसिस पर पढ़ेंगे कि वायरस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है जी फोटोफेज, और एक जूफेज, और एक बैक्टीरियोफेज। अब जूफेज, बैक्टीरियोफेज और फाइटोफेज जो है असल में फाइटो यानी कि प्लांट और जू यानी कि एनिमल। जैसे हम लोग कहते हैं कि जूलॉजी, तो जू मतलब एनिमल की स्टडी होती है ना, उसमें तो इसी तरीके से जूफेज यानी कि एनिमल वायरसेस, फाइटोफेज यानी कि प्लांट वायरसेस, और बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियल वायरसेस। अब जो हमारे पास प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर तकरीबन RNA जीनोम होता है 2000 टाइप्स का, 2000 टाइप्स का RNA जीनोम होता है, और इस तरीके से वो रॉड शेप्ड होते हैं या फिर कैप्सिड होते हैं। ज़्यादातर अगर आप लोग प्लांट वायरसेस को देखेंगे तो प्लांट वायरसेस हमारे पास या तो रॉड शेप होंगे या फिर कैप्सिड की तरह होंगे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है? या तो हमारे पास CMV आ जाता है। CMV मतलब कि कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस, या फिर TMW यानी कि टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है। ये दो वायरसेस हमारे पास जो है वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, टोबैको मोसेक वायरस जो है वो हेलिकल होता है थोड़ा सा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रॉड शेप्ड। उसको हम रॉड शेप्ड का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि या तो रॉड शेप्ड होगा या फिर रॉड शेप्ड कैप्सिड होगी उनका ज़्यादातर। अच्छा जी, तो CMV का भी हमारे पास रॉड शेप्ड होता है, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो TMW है उसका भी जो है वो रॉड शेप्ड होता है। लेकिन हमारे पास बुक में जहाँ पे लिखा है ना, तो बुक में लिखा है कि जो हमारे पास CMV होता है यानी कि कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस, वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हम जूफेज की तरफ आते हैं। तो DNA और RNA जीनोम बोथ होता है, यानी कि जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनके पास DNA भी मौजूद है, उनके पास RNA भी मौजूद है। लेकिन प्लांट वायरस के पास सिर्फ RNA मौजूद है, और कितनी टाइप्स का मौजूद है? 2000 टाइप्स का। अच्छा जी, फिर एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो तकरीबन स्फेरिकल इन शेप होते हैं। जितने भी आप देखेंगे तकरीबन, मोस्टली की बात की जा रही है, यूजुअली लिखा है तो मोस्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसमें हमारे पास राइनो वायरस आ जाता है और इस तरीके से कोविड-19 आ जाता है। अच्छा, अब बैक्टीरियल वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनका होस्ट बैक्टीरिया होता है, उनकी बात की जा रही है। तो उनमें ज़्यादातर DNA पाया जाता है खाली, और उनका जो हेड है उनके पास हेड होगी और टेल होगी, ठीक है। जैसे टेडपोल शेप, यहाँ पे अगर मैं आपको टेडपोल दिखाऊँ तो ये आपको दिख रहे हैं जो वायरसेस जिसको हम बैक्टीरियोफेज का नाम देखते हैं, बैक्टीरिया का वायरस, इनके पास टेल होती है और हेड होता है, और ये टेडपोल शेप टाइप होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास T फेज और X फेज आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी चैप्टर में।
अच्छा बच्चों, इसी चैप्टर में हमारे पास जो है फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड भी बताया गया। अब कैप्सिड क्या होता है? जो हमारे पास ऊपर का शेप होता है ना, उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। अच्छा, हेलिकल शेप जितने भी होंगे उनका कैप्सिड जो है जितने मतलब कि हेलिकल शेप जो है ना, तो वायरस वो कौन सा होगा? टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी आप लोग इन चीज़ को याद कर लेंगे ना, तो आपके तकरीबन MCQs निकल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको आप लोग अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा करीब कर देती हूँ, आई थिंक ये क्लियर दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, वैसे जब मैं लेक्चर आप लोग को दे रही हूँ ना, तो आप लोग जो है वो अपने पास भी बुक में खोल के रखा करें, ताकि साथ साथ मार्क करते रहें, क्योंकि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हेलिकल शेप होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। और एडिनो वायरस की बात करें, पॉलीहेड्रॉन शेप होता है। बैक्टीरियोफेज, टेडपोल शेप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फ्लू वायरसेस एनवेलप शेप। और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस स्फेरिकल शेप। HIV सर्कुलर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया हर चीज़। अब जो है वो हम लोग आते हैं वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द कैप्सिड ऑफ वायरस। वायरस का जो कैप्सिड है उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोम का नाम देते हैं। ईदर इट इज DNA और इट इज RNA, ठीक है। अच्छा जी, वायरसेस जो है वो उनका जो हमारे पास नोबल प्राइज़ है, जो वायरोलॉजिस्ट हैं क्लासिफाइड किया उन्होंने वायरस को 7 डिफरेंट ग्रुप्स में, जिनको नोबल प्राइज़ मिला, और उनका नाम क्या है? डेविड बेल्टीमोर। 1971 में उन्होंने नोबल प्राइज़ विन किया। उन्होंने 7 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, मतलब कि उसके जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पर उन्होंने वायरस के 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स का अनाउंस कर दिया, ठीक है। फिर 2000, 2018, 19 में जो है वो बेल्टीमोर ने और क्लासीफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने इस चीज़ को, और फिर ये चीज़ हमारे सामने आई। अच्छा जी, अब हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं। 7 ग्रुप्स कौन से हैं? DNA के 2 ग्रुप, RNA वायरस के 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स हमारे पास RNA वायरस के हैं, और DNA वायरस के सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल 7 ग्रुप्स हैं। अच्छा जी, अब DNA वायरस हमारे पास क्या होता है? जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो, यानी कि DNA हो। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। जो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है उसमें होता क्या है? द DNA इज डबल स्टैंडर्ड विद सिंथेसाइज mRNA यानी कि वो प्रिपेयर करता है प्रोटीन को बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम in host cell nucleus. Some of them can cause cancer, but no one know to infect a plant. herpes. अब हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस जो होता है, एक्चुअली वो क्या करता है कि वो प्रोटीन बना रहा होता है, यानी कि mRNA को सिंथेसाइज कर रहा होता है, बना रहा होता है। और कहाँ बना रहा होता है? बाय यूजिंग द होस्ट सेल एंजाइम। जो हमारे पास होस्ट सेल के अंदर एंजाइम होता है ना, जो प्रोटीन हमने पीछे बात की थी कि वैसे एंजाइम वर्क कर रहा होता है, उसकी हेल्प से बना रहा होता है। और कहाँ बना रहा होता है? होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा जी, और फिर हमारे पास लिखा है कि ये जो है वो इंसानों में कैंसर कॉज कर सकता है। डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस इंसानों में कैंसर कॉज कर सकता है, लेकिन प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके हमारे पास एग्जांपल है हर्पीज वायरस। फिर जी हम लोग आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस की तरफ। सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस जो होता है वो भी mRNA प्रिपेयर करता है, लेकिन करता कैसे है? पहले वो जो डबल स्टैंडर्ड DNA होस्ट सेल को प्रिपेयर करता है, फिर वो उसको सिंथेसाइज करता है mRNA को, फिर न्यू प्रोजेनी जो अगेन बनती है वापस से सिंगल स्टैंडर्ड होती है। चलें इसको दोबारा से समझते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA, देखिए डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस तो हमें पता है ना कि वो mRNA को सिंथेसाइज कर रहा है, यानी कि प्रोटीन बना रहा है। लेकिन जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ये mRNA तो प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा पहले, यानी कि पहले RNA से DNA में कन्वर्ट होगा। पहले हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, पहले ही कन्वर्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? DNA से RNA में कन्वर्ट हो जाना। जब कोई चीज़ DNA से RNA में कन्वर्ट होगी तो वो ट्रांसक्रिप्शन कर रही होती है। अच्छा, DNA वायरस करता क्या है? पहले वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि DNA से RNA में कन्वर्ट होगा। RNA में कन्वर्ट होने के बाद वो डबल स्टैंडर्ड होगा होस्ट सेल के अंदर, और उसके बाद वो mRNA को सिंथेसाइज करेगा। ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट mRNA को सिंथेसाइज कर रहा है ना डबल स्टैंडर्ड, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पहले RNA में कन्वर्ट होगा, फिर ये डबल स्टैंडर्ड होगा, फिर ये mRNA को सिंथेसाइज करेगा। लेकिन इसकी जो न्यू प्रोजेनी होगी, यानी कि जो इसका वापस से, अगर इसका प्रोजेनी मतलब कहते हैं कि बच्चे को, लाइक जो अगर छोटा होगा तो वो कैसा होगा? DNA वायरस का, यानी जब वो वापस से पैदा होगा तो DNA वायरस जो है अगर वापस से पैदा होगा तो वापस से वो सिंगल स्टैंडर्ड ही पैदा होगा, फिर वो वापस से डबल स्टैंडर्ड होगा, और फिर वो mRNA को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है पार्वो वायरस। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसको स्किप नहीं करें, बल्कि आप वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरा चैप्टर इन 1 शॉर्ट वीडियो ही क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं RNA वायरस की। अच्छा, अभी तक हमने 7 में से 2 ग्रुप्स जो है वो पढ़ लिए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देख ली है। किस किस की? डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड
डीएनए वायरस। अब हम लोग आ रहे हैं आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का क्या मतलब है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसके अंदर, जिसके जीनोम के अंदर, जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अंदर आरएनए पाया जाएगा उसको हम कहेंगे आरएनए वायरस। आरएनए वायरस किस किस टाइप के होते हैं? वैसे तो हमने पढ़ा है कि 20,000 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टाइप्स की मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एक होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एक होता है नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, और फिर हमारे पास एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये तकरीबन 7 ग्रुप्स, एक एक करके सबको पढ़ना है। सबसे पहले आता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। देयर आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड प्रेजेंट एज जीनोम। इनका आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उनके उसके अंदर मतलब कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। देखिए, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कुछ ऐसे और सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे और डबल स्ट्रैंडेड ऐसे। अच्छा, तो इसका डीएनए जो होता है वो आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और दे प्रिपेयर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बाय यूजिंग सेल एंजाइम, यानी वही प्रोटीन को यूज़ करके जो है ये एमआरएनए बना रहे होते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना रहे होता है। ठीक है, और जो है अच्छा जी, फिर लिखा है कि द न्यूली फॉर्म्ड mRNA इज यूज्ड ईदर फॉर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA व्हिच एक्ट एज जीनोम फॉर न्यू प्रोजेनी। यानी कि जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बनाते हैं वो या तो ट्रांसलेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे कहते हैं, RNA से DNA बनाना, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, रेप्लिकेशन के लिए भी डबल स्ट्रैंडेड RNA की यूज़ हो सकता है, और एज अ न्यू प्रोजेनी का जीनोम यानी कि जेनेटिक मटीरियल भी यूज़ हो सकता है। फिर आते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। अच्छा जी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है पॉजिटिव सेंस। अब पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है? पॉजिटिव सेंस का ये मतलब है कि देयर आरएनए फंक्शन एज एमआरएनए, यानी कि जो उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना वो कैसे फंक्शन करेगा, एमआरएनए की तरह, यानी कि उनका अपना आरएनए एमआरएनए की तरह फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देगा होस्ट सेल के साथ। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास कोरोना वायरस आ जाता है, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस है, जो बहुत खतरनाक वायरस होता है पॉजिटिव सेंस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि इनको एमआरएनए सिंथेसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इनका आरएनए ही फंक्शन एमआरएनए की तरह करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की तरफ। अच्छा, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हमारे पास क्या होगा, दे प्रिपेयर एमआरएनए, एमआरएनए बनाएंगे किससे, आरएनए से, और इसमें हमारे पास आ जाता है रेब्डोवायरस और पैरामाइक्सो वायरस। अच्छा जी, फिर आते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो हमारे पास प्रोसेस जिससे हमारे पास जो है वो आरएनए से डीएनए बन रहा होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और फिर दिस ग्रुप ऑफ वायरसेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास कौन सा आ जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इंटरमीडिएट इसका डीएनए होगा, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसका इंटरमीडिएट आरएनए होगा। अब इसको समझते हैं भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट देयर फॉर्म्स अ डीएनए, सबसे पहले आरएनए फॉर्म करेगा डीएनए को यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए जब डीएनए को फॉर्म कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, और जब डीएनए आरएनए को फॉर्म करेगा तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्टेज का। सबसे पहले इनका आरएनए डीएनए बनाएगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हो रही है होस्ट के अंदर। फिर जो डीएनए है वो जो है वो फिर क्या करेगा, इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, और फिर वो डीएनए जो बन गया ना आरएनए से, वो इंटरजिनेट कर जाएगा होस्ट जीनोम के अंदर, और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा बाय यूजिंग द सेल इंटीग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज MDCAT में बनकर आ सकता है क्या, कि जब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए जो है वो कौन सा एंजाइम यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, इंटीग्रेस। इसमें हमारे पास आ जाता है रेट्रोवायरस, HIV वायरस। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की तरफ। अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है जीनोम इस डीएनए, उसका जीनोम जो है वो डीएनए होगा, और वो क्या करेगा, वो आरएनए बना रहा होगा रेप्लिकेशन साइकिल से, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी आ जाता है। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टॉपिक ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs के हवाले से, वायरस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट में बच्चों, फिर भी हम लोग साथ साथ इसको जो है वो कवर करते जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई भी आप लोगों को जो है ना डिफिकल्टी ना हो, कुछ भी मुश्किल ना लगे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट के, किस किस तरीके से वायरस सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जो लाइट होती है, वायरसेस जो हैं अल्ट्रा रेडिएटेड जो लाइट्स होती हैं उनमें किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, इसी तरीके से वायरस का pH फैक्टर क्या है, वो सब चीज़ें ना अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।
अच्छा देखिए, टेम्परेचर का अफेक्ट वायरल सर्वाइवल थ्रू द प्रोटीन डीनेचर डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अगर टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है असल में वायरसेस पर, वो अफेक्ट कहाँ करेगा, वो उनके प्रोटीन पर करेगा, और प्रोटीन की वजह से उनका जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो उनका डीएनए या फिर आरएनए है, वो जो है उनका जीनोम, उनका जेनेटिक मटेरियल डैमेज होगा। फिर लिखिए, यूजुअली ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर एंडोरेंस देन आरएनए वायरस बट एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक्स नो डिफरेंस इन डैमेजिंग बोथ। यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला है एक बात, वो क्या बात पता चली है कि डीएनए वायरस जो है ना वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा हाई टेम्परेचर को जो है वो अपने बर्दाश्त कर सकते हैं उन, ठीक है, लेकिन जो आरएनए वायरस है ना वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि डीएनए वायरस थोड़ा सा हार्ड टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर पर बात चली जाए तो दोनों डैमेज हो जाएंगे, डीएनए भी और आरएनए भी, ठीक है। जनरली टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव इज इनफ टू इनएक्टिव मोस्ट ऑफ द वायरसेस। वैसे हमारे पास 50 डिग्री होता है, बट नई बुक में हमारे पास 60 डिग्री आया है। तो नई बुक के मुताबिक टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वायरसेस जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यही सारी बात हमारे पास बोली गई है। फिर कह रहे हैं, बट इन दिस कंडीशन अ वायरस टेक शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ब्लड, फीसेस, स्लाइवा। लेकिन मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होते तब भी वायरसेस कोशिश ये करते हैं कि जो उनकी सराउंडिंग का मटेरियल है ना, वो लोग वहाँ से जो है वो कुछ जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी जाएँ जिसकी वजह से उनका डैमेज ना हो। जैसे कि वायरसेस जो है वो ब्लड के अंदर या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर या फिर थूक के अंदर जो है वो अपने आप को सराउंडिंग के ज़रिए छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास लिखा है कि viruses like influenza and corona use saliva and mucus as cover and barrier for external unfavorable environment। जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिससे फ्लू वगैरह होता है, और जो कोरोना वायरस होता है जिससे हमारे पास फ्लू और डेथ तक बात चली जाती है, तो इन दोनों वायरसेस, और भी बहुत सारे वायरस हैं लेकिन यहाँ पे बुक में 2 एग्जांपल देखिए, इन 2 वायरसेस के बारे में लिखा है कि ये जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए स्लाइवा या फिर म्यूकस सब्सटेंस जो हमारे नोज़ या फिर हमारे माउथ या हमारे ट्रैकिया के अंदर मौजूद होता है, उसको जो है वो यूज़ करते हैं। कि किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्शेस हैं वो उनसे बच सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एयरबोर्न वायरस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एयरबोर्न वायरस सर्वाइवल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हवाले से। तो वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि वायरसेस अगर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं और होस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो डिपेंड करेगा, वायरसेस सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, वो डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी पर, ठीक है, जो वेदर हमारा उस पर डिपेंड करेगा। द डिफरेंस इन द परसेंटेजेस ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम, यानी कि जो हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जो वाटर वेपर्स हमारे पास जो इन्वायरमेंट में मौजूद है उसके हिसाब पर उस पर डिपेंड करेगा हमारे पास कि वायरस सर्वाइव करेंगे या वायरसेस सर्वाइव नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास लिखा है कि एनवेलप्ड वायरसेस जो होते हैं, enveloped viruses including influenza, coronavirus tend to survive at the range of 20 to 30%, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी 20 से 30% होगी तब जो हमारे पास एनवेलप्ड वायरसेस है। अब एनवेलप्ड वायरस में हमारे पास कौन से वायरसेस आते हैं, एक आता है इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा हमारे पास आता है कोरोना वायरस, यानी कि अगर ये दोनों वायरसेस मौजूद होंगे और हमारे पास ह्यूमिडिटी 20 से 30% होगी तो ये जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम विदाउट एनवेलप्ड वायरसेस की बात करते हैं तो विदाउट एनवेलप्ड में हमारे पास आ जाता है एडिनो वायरस और राइनो वायरस। ये टॉलरेट कर सकते हैं हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी पे, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है तब भी टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि 70 से 90%, ठीक है। अगर हम लोग एनवेलप्ड की बात करेंगे तो 20 से 30% और नॉन एनवेलप्ड की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो 70 से 80-90% तक। अच्छा, अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वायरसेस सर्वाइवल एंड लाइट। लाइट की अगर हम बात करें तो वायरसेस लिव्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन वायरस इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे, यानी कि वायरसेस जो हैं वो ज़्यादातर तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि जिधर थोड़ा सा वाटर वगैरह मौजूद होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर प्लैंक्टन ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल, एनर्जी डिमांडिंग एंड द रिक्वायरमेंट फुलफिल बाय लाइट एनर्जी, यानी कि जो भी वायरसेस को अपनी एनर्जी चाहिए होती है वो सेल में रेप्लिकेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए भी लाइट को जो है वो एज अ एनर्जी, एज अ रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पीएच फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं और पीएच फैक्टर को देखते हैं कि उसका क्या काम है।
अच्छा, पीएच में लिखा है कि हमारे पास स्टडीज़ रिवील दैट फेवरेबल पीएच फॉर वायरल सर्वाइवल इज़ अराउंड 6.5, यानी कि हमारे पास अगर वायरस जिस इन्वायरमेंट में मौजूद है, जिस सराउंडिंग में मौजूद है, उसका पीएच अगर तो 6.5 है तो वो बहुत फेवरेबल कंडीशन है वायरस के लिए। लेकिन अगर उसका पीएच जो है वो 6.5 से ज़्यादा है, हाई है, अराउंड 7.2 से 8 तक है, या फिर 5.0 से 5.5 तक है, यानी कि 6.5 से कम है या 6.5 से ज़्यादा है, तो वो जो है वो डैमेज करेगा स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो याद रखी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तरफ आते हैं, जिसमें हम लोग पहले बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके कॉम्पोनेंट्स को और फिर उसकी जो है वो डायग्राम से उसको समझेंगे। अच्छा, बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो होते हैं इनको हम बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज इज अ ग्रुप ऑफ वायरस दैट किल्स बैक्टीरिया। ये ऐसा ग्रुप होता है वायरसेस का जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है, और ये जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि टी फेजेस जो है वैसे होते हैं। और इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर चीज़ें क्या पाई जाती हैं, एक हेड पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज के अंदर जस्ट डीएनए होता है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। अच्छा, हेड जिसके अंदर के डीएनए मौजूद है, इसी तरीके से दूसरी चीज़ होती है टेल, जो कि एज अ चैनल एक्ट करती है, और उसके बाद हमारे पास होती है थर्ड, जिसको हम बेस का नाम देते हैं या बॉटल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब पहले हम हेड को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग टेल, और फिर हम जो है वो उसके बाद उसकी बेस के बारे में बात करेंगे। हेड जो है असल में वो एक कैप्सिड होता है, ठीक है, जो कि ऊपर उसके मौजूद होता है, और ये 3 डायमेंशनल पॉलीहेड्रॉन शेप में होता है, स्मॉल प्रोटीन से मिलकर बन रहा होता है। आपको पहले मैंने पढ़ाया ना कि कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। वो मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। दीज कैप्सोमर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अच्छा, ये जो हमारे पास कैप्सोमर्स होते हैं ना, ये कनेक्ट हुए होते हैं एक दूसरे के साथ जियोमेट्रिकल मैनर में। ठीक है, उस जियोमेट्रिकल मैनर को हम लोग किसका नाम देते हैं, मैं आगे आपको तस्वीर दिखाऊंगी, आइसोहेड्रल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डीएनए बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होता है हेड रीजन के अंदर, ठीक है, जिसको न्यूक्लिक एसिड ने कवर किया हुआ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाऊँ, वेट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो तस्वीर है, इससे हमें बिल्कुल साफ साफ जो है वो हर चीज़ क्लियर हो रही है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो पूरा उसका कैप्सिड है, ये टेल फाइबर है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है ये टेल निकल रही है, इसकी ये टेल फाइबर्स निकल रही हैं, ये टेल है, और ये न्यूक्लिक एसिड है। अब इसके अंदर इधर डीएनए इधर आरएनए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ना उसके बाहर एक एनवेलप होता है। वो एनवेलप जो है ना वो जो हमारे पास पैथोजेनिसिटी होती है ना, उसको इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा होता है। और कुछ वायरसेस में एनवेलप होता है, कुछ वायरसेस में एनवेलप नहीं होता है। और ये जो अंदर वाला मटेरियल है, जो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो इसकी आउटलाइन है ना, ये वाली, ये एक्चुअल में क्या है, ये कैप्सोमर है। और कैप्सोमर बनता किससे है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स प्रोटीन के मिलते हैं, जिनको हम कैप्सोमर कहते हैं, और वो कैप्सोमर मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके टेल के बारे में पढ़ते हैं। टेल फाइबर ये वाली है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि बैक्टीरियोफेज टेल इज फॉर्म्ड डिफरेंट प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन मिलकर वो जो है बना रही होती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबली द ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम हेड या फिर कोलर कह रहे होते हैं। और जो हमारे पास टेल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो टेल है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका आउटर रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल शीट से बना होता है, और जिसका इंटरनल रीजन होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टेल का जो आउटर रीजन होता है वो जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और जो हमारे पास इनसाइड रीजन होता है वो हमारे पास नॉन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई थी। अब हम बेस प्लेट की बात करते हैं। बेस प्लेट क्या है एक्चुअली में, ये हमारे पास हो गया कॉलर, ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारे पास टेल। अब यहाँ पर ये पूरी है टेल। अब यहाँ पर जो चीज़ें ना, इसको हम बेस प्लेट का नाम कहते हैं। बेस प्लेट में हमारे पास क्या लिखा है, अच्छा जी, बेस प्लेट में हमारे पास लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ फेज टेल, यानी कि आखिर में अ डिस्कॉइडल बेस प्लेट, जैसे प्लेट होती है ना इस तरीके की, एक डिस्कॉइडल जो है वो प्लेट टाइप मौजूद होती है। इट हैज़ टेल फाइबर यूजुअली 6 इन नंबर, और इसी से जो है वो टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं। तो यूजुअली 6 होते हैं जो यू करके निकल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो हमें दिख रहा है इधर, ये टोटल 6 होते हैं। सही, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं पूरे ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, 6 टेल फाइबर जो है वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि बेस प्लेट इज सराउंडेड बाय प्रोटीनियस रिट्रैक्टाइल पिन्स एट द बेस। इसके आखिर में ना कुछ टेल पिन्स होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा।
वो एक्चुअली जो है उससे सराउंड हुई हुई होती है और वो प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है, वो पिन्स। दीज पिन्स पेनिट्रेट द बैक्टीरियल कवरिंग, जो हमारे पास जब बैक्टीरिया अंदर जा रहा होता है ना, जो हमारे पास लाइसोजीन्स और जो हमारे पास दो साइकिल्स होती हैं, लैक्टिक साइकिल और जो हमारे पास दूसरी साइकिल होती है, तो उसके अंदर जाने के लिए जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को अंदर जो है वो पेनिट्रेट होना है, तो उसके लिए बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ नोकीली चीज़ जो है वो चाहिए होती है ना, पॉइंटेड चीज़। तो एक्चुअली में जो पिन्स होती हैं जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, ये हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को अंदर पेनिट्रेट करने में, ठीक है, जो होस्ट सेल होता है उसका उसके अंदर। और लाइसोसोम प्रेजेंट द बेस पेयर हेल्प्स टू इंजेक्ट फेज जीनोम इनसाइड द बैक्टीरियल जीनोम। जो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं, वो इंजेक्ट होने में हेल्प करते हैं, जो जीनोम होता है डीएनए या इधर आरएनए उसके अंदर इंजेक्ट करने में जो है ना वो हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसको अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस की हेडिंग बीच में डाल दी है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, बेस प्लेट तक इसकी बात खत्म हो गई, फिर हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में आ जाएंगे, तो ये उन्होंने ऐसे ही डाल दिया, जबकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास लिखा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो एक टोबैको प्लांट का वायरस होता है और इसको हम लोग नाम देते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज का। इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्या इंपॉर्टेंट है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, कौन सा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस में मौजूद होता है एज अ जीनोम, एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या लिखा है कि सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, यानी कि कैप्सिड से जो है वो सराउंड हुआ होता है। अब वो कैप्सिड बनता किससे, कैप्सिड बनता है प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट से, जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। कितने कैप्सोमर्स, ये लिखा है 2130, 2130 सब यूनिट्स, यानी कि प्रोटीन के सब यूनिट्स जिसको हम कैप्सोमर्स का नाम दे रहे हैं, उससे कैप्सिड मिलके बना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा नंबर्स को। Then we have each capsomers contain about 158 अमाइनो एसिड, यानी कि कितने कैप्सोमर्स हैं, 2130 कैप्सोमर है, और वो 2130 कैप्सोमर में से हर एक कैप्सोमर के पास 158 अमाइनो एसिड हैं। कितने अमाइनो एसिड हैं, 158 अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि हमारे पास 130 टन से अबाउट 130 टन पर रॉड जो है वो हमारे पास लोकेटेड हुए हैं, वैसे सिचुएटेड हुए हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास कैप्सिड है और उस कैप्सिड के अंदर प्रोटीन के 2130 सब यूनिट्स हैं, और वो 2130 सब यूनिट जो है उनको हम कैप्सोमर्स का नाम देते हैं। वो हेलिकल मैनर में अरेंज हैं। हेलिकल मैनर में कैसे अरेंज हैं कि उन 2130 सब यूनिट्स में से हर एक यूनिट का 158 अमाइनो एसिड्स अरेंज है, जो कि 130 यूनिट्स पर टर्न से जो है वो अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है ना वो आगे बढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की तरफ और उसको पढ़ते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हमारे पास आ जाते हैं दो फेजेस, और एक आता है लैक्टिक फेज और एक आता है लाइसोजेनिक फेज। अच्छा, अब हम लोग जो है वो लैक्टिक साइकिल को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग अ वायरस अटैक ऑन अ बैक्टीरियम, इट रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल, किल द सेल बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड रिलीज द न्यू वायरस प्रोजेनी। यानी कि वो साइकिल के जिसमें वायरस एक बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, उस बैक्टीरिया पे अटैक हो रहा है जाकर, और उस होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, और वो रेप्लिकेट करते हुए होस्ट सेल को किल कर रहा है, होस्ट सेल को ख़त्म कर रहा है। उस प्रोसेस को हम लाइटिक साइकिल का नाम देते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें वायरस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है, अपने आप को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, लेकिन उस होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल में होस्ट सेल को वो मार देता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, अब इसकी कुछ हमारे पास फेजेस हैं, वो हम लोग जो है ना वो सारे पढ़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ ताकि आप लोग उसको देखते रहें, और फिर मैं आपको फेजेस समझा देती हूँ सारे। अच्छा, ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये जो हम बुक से दिखाई गई है, वो ये वाली डायग्राम है। सबसे पहले होता है फेज अटैचमेंट। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक्स लाइटिक फेज लाइफ साइकिल में अटैच टू द बैक्टीरियम। जो हमारे पास वायरस है वो उस बैक्टीरियम की वॉल पर, ये बैक्टीरियम की वॉल है, दिस इज़ द वॉल ऑफ बैक्टीरियम। वो बैक्टीरिया की बॉल पर जो है आकर हमला करता है, और वहाँ पर जाके क्या करता है कि उसकी जो पिन होती है वो अंदर जो है वो घुसाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप देखिए, ये पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगा, पेनिट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या करता है कि उसके बाद ये बायोसिंथेसिस करता है। व्हाट इज़ बायोसिंथेसिस, जिसको हम रेप्लिकेशन फेज भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड फेज होता है। इसमें क्या होता है कि फेज डीएनए रेप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड। देखो, होता क्या है कि ये वायरस अपना डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर लाकर जो है वो इंजेक्ट कर देता है, और जब
होस्ट डीएनए रेप्लिकेट होता है, बढ़ता है, तो इसी तरीके से वायरस का भी जो है वो डीएनए बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में मैच्योरेशन हो जाती है, यानी कि वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से असेंबल हो जाते हैं और फिर लाइसिस के प्रोसेस में जो न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेज होता है वो बाहर आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम और तकरीबन 100 से 200 न्यू प्रोजेनी यानी कि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न वायरस होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटिक साइकिल। कितने वायरस? 100 to 200 प्रोजेनीस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल पे आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि इसमें जो है वो किलिंग नहीं होती बैक्टीरिया की, बस सिर्फ ये फ़र्क है ये हार्म नहीं करता होस्ट सेल को। तो आप लोग जो है वो इसी तरीके से इसकी डायग्राम देखें, तब तक मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा देखिए, पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जो वायरस है वो इंजेक्ट हो जाएगा, इट्स डीएनए, उसका डीएनए को अटैच कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वायरस का डीएनए और ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए। ये अपना वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को अपने साथ मिला लेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होगा? द वायरल डीएनए रेप्लिकेट अलोंग द बैक्टीरियल डीएनए। जैसे जैसे बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट होगा वो रिप्रोड्यूस होगा, वैसे ही हमारे पास वायरस का जो डीएनए है वो भी जो है वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे दोनों। अब इसमें भी हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि वायरस है, इसमें भी हमारे पास वायरस है, तो जितने भी डीएनए बनेंगे उनमें जो है वो वायरस मौजूद रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो साइकिल्स थी, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर हमारे पास जो एमसीक्यूज लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल से आते हैं, एक तो ना आपने इसके स्टेप्स याद रखने हैं। किसके? लाइटिक साइकिल के। लाइटिक साइकिल के जो स्टेप्स हैं ना, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस या फिर इसको हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं, और मैच्योरेशन और लाइसिस, ये आपने लाइन से याद रखना है। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि लाइटिक साइकिल के ये सारे फेजेस आगे पीछे करके दे दें और फिर बोलें कि बताएं पहले कौन सा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकता है। या फिर आपसे एक और एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको ये कह सकते हैं कि जो है इसकी एग्जाम्पल बताएं लाइटिक साइकिल की, किसी लाइटिक साइकिल वायरस की एग्जाम्पल बताएं, तो आप T4 फेज वायरस जो है ना वो एग्जाम्पल में दे दिए, मतलब वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं तो उसका आंसर T4 फेज होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और सवाल जो लाइटिक साइकिल में से आ सकता है वो ये आ सकता है कि लाइटिक साइकिल या फिर लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें से कौन सी साइकिल ऐसी है जो कि होस्ट सेल को नुकसान पहुँचाती है। तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा, लाइटिक साइकिल जो है वो हमेशा होस्ट सेल को नुकसान पहुँचाती है और लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो होस्ट सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो HIV के बारे में पढ़ते हैं। HIV जो है डिजीज़ है हमारे पास, जिसको जो है वो जो कॉज होता है उसका, यानी वो जिसकी वजह से होता है वो होता है एड्स। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आई एम रिपीटिंग, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ था कैलिफोर्निया में 1981 में। एड्स जो है वो स्प्रेड हुआ बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर और फिर जो है वो तकरीबन 35 मिलियन पीपल जो हैं वो एड्स का शिकार हुए और उसमें से 5% बच्चे थे जो कि 15 साल से कम थे। ठीक है, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हैं, तो आप लोगों ने इसको जो है वो देख लें एक बार कि जो है वो 5% बच्चे थे जिनमें से सारे 15 साल से छोटे थे, अंडर द एज ऑफ 15। अच्छा जी, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर HIV वायरस का। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ स्ट्रक्चर से ही, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास वायरस है, ये इसके अंदर जो है वो RNA है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है इधर एक एंजाइम लगा है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है RNA को DNA में कन्वर्ट करना। ये जो साइड लाइन ब्लू कलर से आपको नज़र आ रही है मैट्रिक्स है और ये जो आपको पर्पलिश से नज़र आ रही है कैप्सिड है। अब हमारे पास उसके बाहर, मैट्रिक्स के बाहर एक और लेयर है जिसको हम लोग लिपिड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अब ये आपको पिंक और ग्रीन कलर के स्पाइक्स और उसके ऊपर पिंक कलर के होल टाइप दिख रहे होंगे जिसको हम डॉकिंग का नाम देते हैं। ये दोनों जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं। जो हमारे पास ये स्पाइक ग्रीन कलर का है ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बना है और जो ऊपर पिंक कलर या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको ये रेडिश कलर का दिख रहा है तो वो जो है ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। HIV वायरस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। एक्चुअली दिस इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। HIV वायरस जो है वो रेट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को रिवर्स के जेनेटिक मटेरियल जो उनका होता है RNA को वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन? रेट्रोवायरस। और HIV भी ये काम कर सकता है, इसलिए वो भी उन्हीं में शुमार होता है।
HIV वायरस जो है वो 60 टाइम छोटा होता है RBC से। व्हाट इज RBC? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल से 60 गुना छोटा HIV वायरस होता है। स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अंदर 2 RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो क्वाइल हुए होते हैं, फोल्ड हुए होते हैं 9 जीन्स एनवेलप्ड प्रोटीन कोड के अंदर, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 जीन्स एनवेलप्ड कोड है। फिर दी जीन सर्व्स एज अ प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और ये एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर को। अच्छा, फिर बात हो रही है कि जो स्पाइक्स हैं, यहाँ पर जो स्पाइक्स हैं ये हमारे पास बने हुए हैं किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। और उसके ऊपर जो यहाँ पर हमारे पास टारगेट सेल रिसेप्टर्स हैं वो भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। अच्छा, इस वायरस की ये यूनिक कैपेबिलिटी है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर सकता है, मतलब कि DNA बना सकता है अपने RNA से। ठीक है, देखें ट्रांसक्रिप्टेज जहाँ वर्ड यूज़ होगा, ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है DNA को RNA में कन्वर्ट करना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इससे उल्टा है कि RNA से DNA बनाना। ठीक है, तो ये हमारे पास HIV वायरस या फिर जो रेट्रोवायरसेस होते हैं इन सब के अंदर ये खास कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है वो अपना RNA जो है, ये जिनके पास 2 RNA है, इसको DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको हम इंटीग्रेज का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो वैसे मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं HIV लाइफ साइकिल। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास जो HIV है उसकी हम लोग लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि कैसे उसकी लाइफ साइकिल जो है ना वो चलती है। यहाँ पे सारे स्टेप्स देखिए, आप लोग अभी देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाते हुए ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले बाइंडिंग होगी, फिर फ्यूजन होगा, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस होगा, यानी कि RNA को, फिर मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, RNA को ये कन्वर्ट कर देंगे DNA के अंदर। फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस और असेंबलिंग, और द लास्ट वन इज बडिंग। ठीक है, जिसमें रेप्लिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ और आप लोगों को समझा दूँ, ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर हैं जो कि GP40 से बने हैं। अच्छा, फिर हमारे पास सबसे पहला फेज होता है बाइंडिंग या फिर अटैचमेंट का। इसमें वायरस जो है वो अटैच हो जाता है विद द लिम्फोसाइट सेल सरफेस, जो यहाँ सेल सरफेस होती है लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से बनी हुई है। फिर उसके बाद होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं अपना RNA होस्ट सेल के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास वायरल RNA होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू DNA में बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये एक एंजाइम जो है वो यूज़ कर रहा होता है, जिसको हम इंटीग्रेज का नाम देते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास द वायरल DNA इंटर द होस्ट सेल न्यूक्लियस, जो हमारे पास DNA बना है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जो होस्ट सेल है ना उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है, और वहाँ पर वो इंटीग्रेट कर देता है किसके साथ? होस्ट सेल के DNA के साथ मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर हमारे पास DNA बना किसका? वायरस का, और ये है होस्ट सेल का DNA। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? वायरस का DNA होस्ट सेल के DNA से आकर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये बहुत टाइम तक इनएक्टिव भी रह सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक। अच्छा, फिर हमारे पास रेप्लिकेशन हो जाती है। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो न्यू वायरसेस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, फिर वो असेंबल हो जाते हैं, और देन फिर वो बाहर निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि व्हेन प्रोटीन आर फॉर्म्ड HIV यूज इट अनदर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। जब यहाँ पर प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं तो HIV एक और जो है हमारे पास एंजाइम यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रोटीएज कहते हैं, जो कट डाउन करते हैं प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना वो कट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास न्यू प्रोजेनी है ये जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यू प्रोजेनी वायरस के बने हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं सेल की सरफेस के साथ, और एक स्मॉल प्रोजेक्शन टाइप जो है ना वो चीज़ बना लेते हैं, जिसको हम बड का नाम देते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन का जो पार्ट है वो खुद थोड़ा थोड़ा रिलीज होना स्टार्ट जाता है, यहाँ से कटना स्टार्ट जाता है, और फिर ये हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास न्यू वायरसेस जो फॉर्म हुए हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं सेल के अंदर से। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग सिम्टम्स ऑफ एड्स की बात करते हैं। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी। सिम्टम्स ऑफ एड्स की बात करेंगे और फिर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स की बात करेंगे। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है,
अच्छा, ये ड्यूरेशन आपको विदिन 6 वीक्स तक रिपीटेडली होता रहेगा, 6 हफ्ते तक, या तो सर में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, जो भी, ठीक है। एवरेज ऑफ 10 ईयर विदाउट एनी सिम्टम्स। और ये हमारे पास जो एड्स है ये आपके अंदर 10 साल तक रह सकता है बगैर कोई सिम्टम्स दिए, आपको पता भी नहीं होगा, और 10 साल तक कि ये आपके अंदर होगा, ठीक है ना। कभी कभी जिन भी इंसान को जो है वो इसका शिकार हो। फिर हमारे पास जो है वो लिखा है कि हैव लिम्फ ग्लैंड स्वेलन इन नेक रीजन। अच्छा, इसकी एक और सिम्टम ये है कि हमारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमने अभी जो है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जो कि नेक रीजन के अंदर 2 मौजूद होते हैं, वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, ठीक है। वेल, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, तो सबसे बड़ी इसकी जो है वो कॉज यही होती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ जल्दी जल्दी हम पर अटैक करती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, नमोनिया और कैंसर, जिसको हम जो है वो कपोसी सार्कोमा का नाम देते हैं, ठीक है। ये अच्छा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कैंसर को हम लोग कपोसी सार्कोमा का नाम देते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। अच्छा, वायरसेस, कुछ और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर आपको एड्स हो जाए, क्योंकि इम्यून डिफिशिएंसी हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि हार्पीस वायरस आप पर अटैक कर सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है आप पर अटैक कर सकता है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं आपको। इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो फिर हमारे पास काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट जो है सेल, उसकी डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, यानी कि वो जो है वो बिल्कुल अलग से काम करना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, नाइट स्वीट्स जिसको हम लोग कहते हैं, डायरिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो हो जाते हैं, यहाँ तक कि कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन। एड्स की बीमारी जो है वो आखिर तक डेथ तक जो है वो ले जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि सैंपल ऑफ ब्लड ऑफ स्लाइवा, अदर वे टू चेक वायरस आर एंटीबॉडी टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट NAT। अगर आपने HIV का टेस्ट करवाना है, एड्स का टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो है वो आपको एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, NATS का टेस्ट हो सकता है। ब्लड से भी आपको पता चल सकता है, स्लाइवा से भी पता चल सकता है। अच्छा, एंटीरिट्रोवियल थेरेपी ART, दीज ड्रग्स यूज्ड इन एड्स थेरेपी। आपको ART जो है थेरेपी वो करवानी पड़ती है, जिसको हम एड थेरेपी कहते हैं, और उसमें डिफरेंट एंजाइम्स इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि रूकोबिया, डिस्कोवी, प्रोवडा, ये सारे जो है ना ये हमारे पास अगेंस्ट HIV जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फैल कैसे सकती है? निडल्स वगैरह से जो है, जैसे जो सुई, अगर किसी एड्स का बंदे की सुई है और वो आपको लग गई तो उसकी वजह से भी फैल सकती है, या फिर अगर आपकी किसी जगह पे कट लगा है और वहाँ पर उधर ही जो है वो कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन का हाथ का खून लग गया या ब्लड लग गया जो कि एड्स से इन्फेक्टेड है, तो तब भी ये बीमारी जो है वो आप तक आ सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं कैसे हम HIV को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल करने में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है, बस ये लिखा है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर देखें, ये कैसे हमारे पास आ सकते हैं कि अगर किसी मदर को है और उसका जो है वो चाइल्ड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो क्या होगा कि वो उसके प्लेसेंटा के थ्रू भी उस चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यूरिजेनिटल ट्रैक्ट जो है उससे जो है हमारे पास वायरल ट्रांसमिशन हो सकती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो HIV को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसके लिए सारी प्रिकॉशंस वगैरह हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। सारा पैराग्राफ ना आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीडल्स वगैरह जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, जो HIV या फिर एड्स से अफेक्टेड पर्सन हो उसके नीडल्स वगैरह। अच्छा, अब ये वायरल कुछ डिजीज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास उनके कॉजिव एजेंट हैं, वो क्यों होते हैं, उनके सिम्टम्स हैं कि जब वो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या सिम्टम्स होंगे, इसी तरीके से ट्रांसमिशन कैसे वो हमारे साथ आ सकते हैं, और ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 वायरल डिजीज़ के नाम दिए हैं, हम उनको पढ़ते हैं, फिर हम जो है वो आगे हम लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्यों है? हेपेटाइटिस वायरस के ज़रिए होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस वायरस। सिम्टम्स इसमें क्या होगा कि आपको फीवर हो जाएगा, बेली में पेन हो जाएगा, डार्क येलो यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगी, फटीक मीन बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉइंटिस भी हम इसको कहते हैं, जिसमें हमारी आइज़ येलो हो जाती हैं, हमारी यूरिन बहुत येलो आती है, और जो हमारी स्टूल होती है वो बहुत वाइट आती है। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें हमारे पास भूख का ना लगना भी एक सिम्टम है। अच्छा, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो फीकल ओरल कैविटी। फीकल ओरल कैविटी किसे कहते हैं? जो खाने की चीज़ों पर से आता है ना, उसको हम कहते हैं फीकल ओरल, ठीक है। तो वहाँ से भी आ सकता है, निडल वगैरह या फिर ब्लड या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से। अच्छा, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन की बात करें तो हमें प्रॉपर हाथ वगैरह धोने चाहिए खाने से पहले, क्योंकि इससे देखिए यहाँ पर फीकल ओरल से आ रहा है ना, इसका मतलब खाने की चीज़ों से हमारे पास आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इन्फेक्टेड पर्सन हो
हेपेटाइटिस का, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसको उसके बर्तन, उसकी चीज़ें अलग होनी चाहिए और अपने आप को सैनिटाइज़ करना चाहिए, ठीक है। सोप वगैरह से अच्छे से हाथ धोकर फिर खाना खाएँ। खाना धोने के बाद वापस से जो है वो खाने के बाद वापस से जो है वो हाथ धोएँ। अच्छा, हर्पीज़ की बात करेंगे तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस के इसका पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि इसकी वजह से हर्पीज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये सारे ना बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि हर्पीज़ की कॉज क्या है, हेपेटाइटिस की कॉज क्या है, पोलियो की कॉज क्या है, कॉटन लीफ पर्ल डिजीज़ है, इसकी कॉज क्या है, ये सब चीज़ें ना आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, हर्पीज़ जो है वो फीवर ब्लिस्टर्स कहते हैं, दाने या फिर फोड़े जो हो जाते हैं ना, वो भी हो सकते हैं माउथ के इर्द गिर्द या फिर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसके इर्द गिर्द भी जो है वो हो सकता है। और ये जो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा बहुत पेनफुल सोर्स, यानी कि बहुत दाने जिसे कहते हैं ना, फोड़े हम जिसे कहते हैं, जेनिटल रीजन पे, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पर आ सकते हैं। और बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन वगैरह उन्हें स्टार्ट हो जाएगी यूरिन करते हुए, और इस तरीके से फ्लू या फिर फीवर भी हो सकता है। इसको भी हम हर्पीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें वायरस जो है वो कोई अगर आपकी स्किन कहीं से कटी हुई है, ब्रेक हुई हुई है, वहाँ से इंटर हो सकता है। बाय द हेल्प ऑफ माउथ, मुंह के ज़रिए इंटर हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ज़रिए इंटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या है कि आप या तो डॉक्टर को जो है वो यूज़ करें, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से एडवाइस लें, उसकी जो है वो दवाइयाँ वगैरह ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें। और दूसरा ये कि आप सैनिटाइज रहें, अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखें। अच्छा, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट है पोलियो मिलेथस, जिसको हम पोलियो का नाम देते हैं, जो कि पोलियो वायरस के ज़रिए हमारे तक आता है। इसके सिम्टम्स से अगर हम दें तो पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, यानी कि जो आपकी नीचे की टांगें हैं वो पैरालाइज हो सकती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ हुआ, पोलियो जो है ना वो मेजरली स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना वो अफेक्ट करता है, ठीक है। मेजर अगर हम बात करें तो पोलियो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वाली जगह होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो ऊपर से रीढ़ की हड्डी तक आ रही होती है, सर से ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, अच्छा वहाँ पर ज़्यादातर अफेक्ट करता है हमारे पास पोलियो। अच्छा, वैसे ये लोअर लिम्ब जो होती हैं, जो हमारी टांगें होती हैं, वहाँ पे पैरालाइजिंग कर सकता है, यानी कि वो पैरालाइज हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन या फिर टेटेनी अपीयर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है अगर हम इसकी वो देखें कि ये हो क्यों रहा है, तो या तो ख़राब वाटर आप पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, या फिर सिक्रीशन फ्रॉम द नोज़, माउथ और फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि अगर कोई बंदा पोलियो का शिकार है और उसी की कोई ख़राब चीज़ आप लोग जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी जो है वो हमारे पास पोलियो हो सकता है। फीकल ओरल रूट का वही मतलब है, खाने की चीज़ों से आ सकता है अगर वो सही से सैनिटाइज ना हो, या फिर हमारे पास जो है ब्लड से भी जो है वो ये आ सकता है, ब्लड से भी जो हमारे पास है ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन स्टेज अबाउट 7 days to 14 days, और ये जो है वो स्प्रेड हो जाता है बॉडी के अंदर 7 से 14 दिन तक रहता है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो डिज़ीज़ जो है वो हैंडल हो सकता है प्रॉपर वैक्सीनेशन के ज़रिए। अगर आप पहले पूरी इसकी वैक्सीनेशन करा लेंगे तभी आप इस डिज़ीज़ को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, वरना ये डेथ का बाइस बन सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। अब हमारे पास है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, जो ये वायरस इसको कॉज कर रहे हैं वो होता है बेगोमो वायरस, ठीक है, इसके ज़रिए ये हो रहा होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन सिस्टम्स के लीफ कर लेंगे, लीफ कर्ल हो जाएगा, डाउन अपवर्ड वेन जो है वो थिक हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं इसकी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होता जो हमारे पास इसकी वो है कि ये हो क्यों रहा है कि थ्रू वाइट फ्लाई पेस्ट, एक हमारे पास फ्लाइज होती हैं जिनका जो है नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, वाइट फ्लाई पेस्ट, ठीक है ना, उसके ज़रिए इसकी मैं जो है वो पिक अटैच कर दूँगी फ्लाई की। अच्छा, इसके ज़रिए जो है ये हमारे पास ये जो यहाँ पर बल्कि है, ये आप देख रहे हैं फ्लाई वाइट कलर की, ये जब प्लांट पर आके बैठती है और तो उसकी वजह से जो है ये कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ जो है वो प्राइम जो है वो हो जाता है। इसके लिए आपको स्प्रे यूज़ करना चाहिए जो इससे आपको जो है वो बचा कर रखे, और जहाँ पर ये हो जाए ना उस जगह को आपको काट देना चाहिए। जैसे अगर जहाँ पर वो बैठे हैं उस जगह को आप काट देंगे तब भी लीफ थोड़ा बहुत सिक्योर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात कर रहे हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोनों, और मैंने एमडीकेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस पैराग्राफ्स देखे। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है ना वो एनिमल डिजीज़ और उसकी कैसे हम लोग उसकी ट्रांसमिशन हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है वो प्राइम्स और वायरॉइड्स को डिस्कस करते हैं। अब लिखा है कि सम एंटिटीज़ आर मोर सिम्प्लीफाइड एंड स्मॉलर देन वायरस। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं
जो कि वायरस से भी छोटी हैं, लेकिन हम इनको वायरस का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि वायरस से भी छोटी होती हैं। उनमें हमारे पास प्रायॉन्स और वायरॉइड्स आ जाते हैं। पहले प्रायॉन्स को डिस्कस करते हैं, फिर वायरॉइड्स की तरफ आएंगे। एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट नेम स्टैनली बी प्रूजनर डिस्कवर प्रायॉन्स। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम स्टैनली था, ज़्यादा स्टैनली आता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया था प्रायॉन्स को। अच्छा, इसमें होता क्या है, रिसीव नोबेल प्राइज, उसको अच्छा नोबेल प्राइज मिला था 1997 में। दीज आर इन्फेक्टेड जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड ऑफ 29 अमीनो एसिड्स विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड। ये जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। और इस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर 29 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये हमें किसने बताया? स्टैनली ने बताया, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि एक प्रायॉन जो होता है वो 29 अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा होता है, उसके अंदर एक सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद होता है और उसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा है प्रायॉन्स आर फाउंड इन बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यू या फिर जैसे ज़्यादातर ब्रेन्स वगैरह में ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्राइसोमी 21 अल्जाइमर डिजीज़, ये सारे इसके डिजीज़ हैं जो ये हो सकता है स्लीपलेसनेस, जिसको हम लोग जो है वो इंसोम्निया का नाम देते हैं, जो ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस वगैरह में हो सकता है। इसी तरीके से मैड काउ डिजीज़ जो है ये भी ये प्रायॉन्स ही जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरॉइड्स जो है हमारे पास अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो है उसने डिस्कवर किया था। अच्छा, ये हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होता है जो वायरॉइड्स होता है, और प्रायॉन जो है वो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में मौजूद होता है। इसमें कह रहे हैं ये सिंपल नॉन एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्फेक्टिंग मॉलिक्यूल विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स, इसके अंदर कुछ डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स भी मौजूद होते हैं। दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पॉलेंस और सीड। कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पॉलेंस या फिर सीड्स के जरिए, ठीक है, बीज के जरिए भी जा सकता है। द स्मॉलेस्ट वायरॉइड्स डिस्कवर सो फार इज 220 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, व्हाइल द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस कॉजिंग इन्फेक्टेड आर अराउंड 2000 बेसिस इन साइज। ये सारी चीज़ें ना आप लोग याद रखिएगा। क्या कि स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो डिस्कवर हुए कि बहुत ज़्यादा 220 न्यूक्लियोटाइड्स एक लॉन्ग चेन जो है वो बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और इनका बेस साइज 2000 होता है। वायरॉइड सिंथेसाइज न्यू आरएनए फ्रॉम इट्स जीनोम। ये वायरॉइड्स करते क्या हैं? ये एक नया आरएनए बनाते हैं अपने जीनोम से। जीनोम मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये कैसे बना रहे होते हैं आरएनए? बाय यूजिंग द होस्ट सेल एंजाइम। होस्ट सेल एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का नाम दे रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट वायरॉइड। अब आपसे पूछा जा सकता है पहला वायरॉइड क्या आइडेंटिफाई हुआ था? तो पहला वायरॉइड जो हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ था वो हुआ था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो पहला जो है वो वायरॉइड जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ था। वायरॉइड्स है अबाउट 33 नंबर जो है वायरॉइड्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अच्छा जी, बस यही बातें सारी लिखिए कि प्लांट को डिजीज़ करता है। इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो ग्रोथ उनकी ख़त्म हो जाती है, जिनको वायरॉइड जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और अभी तक हमें कोई भी वायरॉइड ऐसा नहीं दिखा है जिसने ह्यूमन डिजीज़ या फिर जो है इंसानों में कोई डिजीज़ जो है वो कॉज की, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आ रहे हैं एनिमल वायरसेस ट्रांसमिशन की तरफ, और अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल वायरसेस को और उनकी ट्रांसमिशन को, उनके सिम्टम्स को, और उनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है उन सबसे पहले हमारे पास जो वायरस है वो हमारे पास है चिकुनगुनिया वायरस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास होस्ट सेल क्या है? या तो मॉस्किटो हो सकता है या फिर नॉन ह्यूमन प्राइमेटर्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? आरएनए, जो कि हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में कि पॉजिटिव सेंस कौन सा होता है और नेगेटिव सेंस कौन सा होता है। तो आरएनए पॉजिटिव सेंस जो है इसका न्यूक्लिक एसिड होगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? ब्लड के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? सर में दर्द हो जाएगा, बॉडी मसल्स जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, नोजिया, ठीक है, हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आइज़ में भी दर्द हो सकता है, पेनफुल आइज़ भी जो है उसका ही एक सिम्टम है। नेक्स्ट हमारे पास डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस भी मॉस्किटो के जरिए हो सकता है, इसको हम एड्स मॉस्किटो का नाम देते हैं ना, आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? आरएनए होगा, वो पॉजिटिव सेंस ही आरएनए होगा, ठीक है, दोनों का पॉजिटिव सेंस आरएनए होगा। ये भी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं वॉमिटिंग, रैशेज, नोजिया, पेन,
वही सब कुछ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वायरस, जिसको हम ईबोला वायरस का नाम देते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एनिमल, यानी जैसे कि बैट्स, जो हमारे पास बैट्स होते हैं, फिर डॉग्स जो होते हैं, उसके ज़रिए जो है ये फैल सकता है, कैनेड एनिमल्स के ज़रिए। अच्छा, इसमें हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कैनेड का मतलब क्या होता है, जो कुत्ते की तरह के एनिमल्स होते हैं ना, डॉग लाइक एनिमल्स, उनको हम लोग कैनेड एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नेगेटिव सेंस स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, ये दोनों पॉजिटिव सेंस के और ये नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। ये हमारे पास बॉडी फ्लूइड वगैरह से जो है वो फैल सकता है, और इसमें हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो है हेमोरेज फीवर, यानी कि किसी भी हिस्से में ना अलग से जो है ना वो खून आने लग जाता है, किसी हिस्से में अलग से एक खून आना लग जाएगा, जिसको हम हेमोरेज फीवर कहते हैं, यानी कि बुखार में खून का निकलना किसी भी हिस्से से बॉडी के, तो वो जो है वो इसका हमारे पास सिम्टम है। अच्छा, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस है, जो कि ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड डिजीज़ है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन से हमें लग सकता है। इसमें भी आरएनए पॉजिटिव सेंस यूज़ होगा, सिर्फ एक अभी तक हमने नेगेटिव पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन कैसी है कि हमारे पास ये ऑक्योर हो सकता है बाय ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसमिशन, यानी कि वही सारी चीज़ें जो हमने पीछे हेपेटाइटिस में पढ़ी हैं कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपको लग जाए, या फिर कोई निडल उसने यूज़ किया और वो आपको लग जाए, तो उसकी वजह से भी ये सब हो सकता है। या फिर खाना वगैरह अगर आपने कोई ऐसा इंजेस्ट कर लिया हो जो कि प्रॉपर सैनिटाइज नहीं था, तब भी ये चीज़ कॉज हो सकती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं वो येलो स्किन हो जाती है, मसल्स फटीग, यानी कि जो है बॉडी पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह होती है, भूख नहीं लगती, और सबसे बड़ी इसकी जो सिम्टम है वो है पेट का दर्द, स्टमक पेन, मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द करता है। अच्छा, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वायरस की बात करेंगे, जो कि मीसल्स वायरस है, और ये कॉज हो रहा है बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट म्यूकस, ठीक है, जिसको हम खांसी कहते हैं। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है खांसी, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है, मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा और वो आपके म्यूकस या फिर नोज़ के ज़रिए, सांस के ज़रिए अंदर चला गया, जो कि मीसल्स से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो फिर वो आपको भी कॉज हो सकता है। ये भी हमारे पास नेगेटिव आरएनए। अच्छा देखिए, तो सारे इनका जो हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो इनका जीनोम है, वो सारे जो है वो आरएनए ही हैं, लेकिन मीसल्स वायरस और डेंगू वायरस मीसल्स वायरस और ईबोला वायरस दोनों जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये ना आप लोग याद रखें, यहाँ पर हम नेगेटिव लिख देंगे और यहाँ पर भी हम नेगेटिव लिख देंगे, बस ये आपने नेगेटिव याद रखना है, बाकी आपको खुद याद रहेगा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। सिर्फ ईबोला वायरस और मीसल्स वायरस जो है वो नेगेटिव वायरस हैं, बाकी सारे जो है वो पॉजिटिव वायरस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो स्नीजिंग, कफिंग, ये सब कुछ इन्फेक्टेड पर्सन जिसने खांसा हो या फिर कफ वगैरह किया हो, तो उसके ज़रिए भी तो है ना ये हो सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है कि फीवर, कफ, रनी नोज़, ये सब कुछ जो है वो इसका बॉडी रैश वगैरह इसके जो है वो सिम्टम्स है। लास्ट हमारे पास है कोरोना वायरस, जो कि हमारे पास बैट से आया था, यानी कि जिसको हम जो आपने देखा होगा कि चाइना से जो बैट है उससे जो है ये कोरोना वायरस आया था, और इसका जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है वो आरएनए वायरस है, और ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, खांसी वगैरह से, इस सारी चीज़ों से फैल जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको जो है वो ब्रीथिंग में मसला होता है, प्रेशर लगता है अंदर, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस हो जाती है, और डिफ़िकल्टी इन स्पीच, बोलने में भी मसला होता है, लो ऑक्सीजन लेवल भी हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। और सॉरी, ड्यू टू द ईद जो है वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बट इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह इन 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जो है वो एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी फ़ीस जस्ट 500 है, तो अगर आप लोग जो है वो उसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो ये नंबर चल रहा है, आप लोग मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज कर दें। वो सीरीज़ जो है वो 1 जुलाई से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।